अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी कंटिन्यूएशन ही है, टेस्ट प्लानिंग और डिज़ाइन। ये लास्ट लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं जिसमें हमने कुछ जो बेसिक जो टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं या टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट कवरेज क्या है और इस तरह के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे वो देखे थे। आज भी हम कुछ उसी की कंटिन्यूटी में कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि टेस्ट डिज़ाइनिंग और प्लानिंग का जो काम है, जो टास्क है, वो थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट हो जाए। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। लास्ट जो लेक्चर है उसमें आपको याद होगा हमने टेस्ट प्लान या मास्टर टेस्ट प्लान डिस्कस किया था और मास्टर टेस्ट प्लान जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर वो तमाम डिटेल मौजूद होती है जो कि एक कंप्लीट टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन वो जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है सारी वो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस हैं। टेस्ट प्लान इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टेस्ट स्पेसिफिकेशंस फॉर अ गिवन एरिया। जो टेस्ट प्लान है वो बेसिकली टेस्ट स्पेसिफिकेशंस की कलेक्शन होती है। टेस्ट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो कौन सी होती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे कि वो माइन्यूटली हम जो तमाम चीज़ें हैं जो भी टेस्टिंग के प्रोसेस में यूज़ होंगी या एक टेस्टिंग टीम को रिक्वायर्ड होती हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन वो तमाम की तमाम उस टेस्ट प्लान के अंदर दर्ज होती हैं और हम उसको डिस्कस करेंगे। The test plan contains a high-level overview of what is tested for the given feature area। और टेस्ट प्लान जो है वो किसी भी एरिया को, किसी फीचर को, किसी कंपोनेंट को, यूनिट को, एप्लीकेशन को जो टेस्ट करने के लिए जो आउटलाइन प्रोवाइड करता है वो टेस्ट प्लान कहलाता है। It is a detailed summary of what scenarios will be tested, how they will be tested, how often they will be tested। ये आपको एक समरी या ओवरव्यू देता है ये डॉक्यूमेंट। टेस्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो टेस्ट प्लान की मदद से आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि आपने कौन कौन से फीचर्स, सिनेरियोज, यूनिट्स को टेस्ट करना है, वो किस तरह टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी, हाउ ऑफन दे विल बी टेस्टेड, फॉर एग्जांपल आपने कितनी दफ़ा उनको टेस्ट करना है या कितने अरसे बाद उसको आप जो है वो टेस्ट किया करेंगे। ये सारी डिटेल जो है ये सारी इस टेस्ट स्पेसिफिकेशंस के अंदर मौजूद होगी। Test specifications trying to include all editor features of or all window management features into one test specifications would make it too large to effectively read। ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है जब एक यूनिट में एक सिंगल डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके पास मौजूद होगी तो फिर उसको इफेक्टिव तरीके से पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना और या दूसरों को गाइड करना पॉसिबल होगा। तो इसीलिए तमाम जो किसी भी टेस्टिंग प्रोसेस का जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस की शक्ल में किसी भी टेस्ट प्लान या मास्टर टेस्ट प्लान के अंदर दर्ज की जाती है, लिखी जाती है। कंटेंट्स ऑफ टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। टेस्ट स्पेसिफिकेशंस होती क्या हैं या उसके कंटेंट्स क्या हैं या ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहली चीज़ रिवीजन हिस्ट्री। हु क्रिएटेड द टेस्ट स्पेसिफिकेशंस, व्हेन वाज इट क्रिएटेड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम इट वाज अपडेटेड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये किसने डेवलप की हैं, कब क्रिएट की हैं और लास्ट टाइम इनको कब अपडेट किया गया है। दूसरी चीज़ फीचर डिस्क्रिप्शन। A brief description of what area is being tested। उस टेस्ट प्लान के अंदर जो टेस्ट स्पेसिफिकेशन दर्ज होंगी वो टेस्ट स्पेसिफिकेशन का दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा एलिमेंट वो है फीचर डिस्क्रिप्शन के जो भी फीचर आपने एप्लीकेशन के टेस्ट करने हैं उनकी ब्रीफ क्या है, उनकी डिटेल क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर मौजूद होगी। What is tested? An overview of what scenarios are tested। कौन कौन से सिनेरियोज, कौन से मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, यूनिट्स, किन चीज़ों को आपने टेस्ट करना है उनकी डिटेल। व्हाट इज़ नॉट टेस्टेड। क्या कोई ऐसे एरियाज हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर जो आपके इस टेस्ट कवरेज के अंदर नहीं आते, जिनको आपने टेस्ट नहीं करना, उनकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। नाइटली टेस्ट केसेस। अ लिस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस विद डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज टेस्टेड व्हेनेवर अ न्यू बिल्ड बिकम्स अवेलेबल। कोई भी एप्लीकेशन है जब उसका कोई नया बिल्ड, नया वर्जन आएगा तो डेफिनेटली उसमें और पुराने वर्जन में डिफरेंस होगा कोई ना कोई। तो नई एप्लीकेशन जो है वो समटाइम ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट फिर दोबारा नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करके दोबारा फिर सारी कंप्लीट चेक करें, टेस्ट करें। तो ये पॉसिबल है कि जो सिर्फ नए फीचर्स हैं आप सिर्फ उनको टेस्ट कर लें जो अपडेटेड या नई बिल्ड में आए हैं। तो वो कौन से फीचर्स होंगे जो कि आपने नई बिल्ड के अंदर चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं, उनका जिक्र नाइटली टेस्ट केसेस के अंदर आएगा।
Breakout of major test areas. Here testers arrange test cases according to what they are testing. जो चीज़ें टेस्ट करनी है उनको किस सीक्वेंस में टेस्ट करना है, प्रायोरिटी क्या है, सीक्वेंस क्या है, इस ब्रेकआउट में आप उस सीक्वेंस की बेसिकली इंफॉर्मेशन देंगे. स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टेस्ट टू वेरीफाई द फीचर इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस. दिस एरिया आल्सो इंक्लूड्स वेरीफाइंग एरर कंडीशंस. इसमें आप देखेंगे कि जो भी फीचर्स रिक्वायर्ड थे वो और जो करंट डेवलप हुए हैं वो उनमें हार्मनी है, वो एक दूसरे का अकॉर्डेंस उनमें जो है फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी नजर आती कि नहीं आती, क्या कोई डिफरेंस तो नहीं है. सिक्योरिटी टेस्ट, एनी टेस्ट दैट आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी. आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और इस तरह के डिफरेंट फीचर्स के हवाले से डेवलपमेंट टीम काम करती है. तो सिक्योरिटी उनमें से एक है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में से कि आपने जो एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के हवाले से कौन कौन से मेजर्स लिए हैं उनको टेस्ट करना है, और क्या आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर एप्लीकेशन है कि नहीं है. इससे फॉर एग्जाम्पल यूज़र जो है उस एप्लीकेशन का या एंड यूज़र या क्लाइंट उसको कोई खतरा तो नहीं है, या फॉर एग्जांपल कोई हैजर्ड का सामना तो उनके प्रॉब्लमेटिक तो नहीं बन सकता उसके लिए. ऐसे तमाम इश्यूज को सिक्योरिटी टेस्ट के अंदर चेक किया जाएगा. परफॉर्मेंस टेस्ट, दिस सेक्शन इंक्लूड्स वेरीफाइंग एनी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर योर फीचर. किसी भी फीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करना हो, चेक करना हो, तो फिर परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उस टेस्ट प्लान के अंदर मेंशन होगी. Localization, globalization. Test to ensure you are meeting your product's local and international requirements. अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल या लोकल या नेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक डेवलप होनी है या उनको मीट करना है आपने अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर, तो क्या आपने वो तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया है कि नहीं किया. उनको चेक करने के लिए लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि आपने कौन कौन से एरियाज हैं जिनको चेक करना है, ताकि आइडिया हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलप हुई है. कोड कवरेज, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, या टेस्ट कवरेज बेसिकली हमने देखी थी कि टेस्ट कवरेज क्या है. टेस्ट कवरेज डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन की जो टेस्टिंग का जो फॉर एग्जांपल उसका जो उसकी डोमेन है कि वो किस हद तक उसको टेस्ट कर रहा है, ये इस चीज़ को डिफाइन करती है. जबकि कोड कवरेज क्या है कि किस हद तक कोड जो है आपकी एप्लीकेशन का वो टेस्ट हो गया है या टेस्टिंग की जो कवरेज है उसके अंडर आता है. कोड कवरेज टेस्टिंग इज डिटर्मिनिंग हाउ मच कोड इज बीइंग टेस्टेड. इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला. सिंपल सा फार्मूला जो परसेंटेज का है उसके तहत इसमें आप परसेंटेज चेक करते हैं, कोड कवरेज को चेक करते हैं. कोड कवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपके पास, जो अपने जो एक्सरसाइज की हैं या टेस्ट की हैं वो कितनी लाइंस हैं, टोटल कितनी हैं, उनको आप उस पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज आ जाएगी कि आपने ओवरऑल कितने परसेंट जो आपकी कोड है उसको टेस्टिंग के अंदर कवर किया है या उसको टेस्ट किया है. Following are the types of code coverage analysis. कोड कवरेज जो है या उसका जो एनालिसिस है उसमें आप क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं या डिस्कस करते हैं, कौन से एरियाज हैं. सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट कवरेज एंड ब्लॉक कवरेज. डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो आपने लिखी हैं उनको अगर आप ओवरऑल फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करते हैं कि 10,000 स्टेटमेंट्स हैं तो उनमें से आपने कितनी जो है वो कवर कर ली हैं. या फंक्शन कवरेज कि ओवरऑल आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फंक्शंस कितने हैं या फंक्शनैलिटीज़ कितनी हैं. दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं कि कितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जो है वो 100 फीचर्स या 100 फंक्शंस प्रोवाइड कर रही है और आपने उसमें से फॉर एग्जांपल रैंडमली अगर 20% चेक कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कोड कवरेज है वो 20% है, 80% नहीं हुई. तो ये रैंडम सिलेक्शन हो सकती है या 100% कवरेज भी हो सकती है, या आप पे डिपेंड करता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है. फंक्शन कॉल कवरेज, फंक्शंस को जो कॉल्स हैं वो कितने परसेंट आपने कवर किए हैं कि डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि सी में भी फंक्शन कॉल्स होती हैं. सी कॉमन सी जो लैंग्वेज टूल है जो कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं,
इसमें आपको पता है कि जो फंक्शंस हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो मेन फंक्शन के स्कोप से बाहर डेवलप होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर उनको कॉल करना पड़ता है। तो डेफिनेटली कॉल जो है वो ये ना हो कि आपने 300 लाइनों का जो है फंक्शन वो आपने लिख लिया, कोड लिख लिया और जस्ट एक लाइन जिसमें आपने उसको कॉल करना था वो आप स्किप कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो 300 लाइन्स जो हैं वो किसी काम की नहीं है जब तक उनको कॉल नहीं किया जाएगा। तो कॉल कवरेज जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप फील करते हैं कि इतने नंबर ऑफ कॉल्स हैं टोटल, तो तमाम कॉल्स को आप कॉल करके यानी कि उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके कॉल करके चेक कर लेंगे कि क्या ये कॉल्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रही हैं उन फंक्शंस को या उनके जो अंदर स्क्रिप्ट है उनको। ब्रांच कवरेज हमने पिछले लेक्चर में भी जो है वो काफ़ी डिटेल में देखा था कि मिसाल के तौर पे जितनी ब्रांचेस, जितने भी एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं आपकी स्क्रिप्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, उन तमाम को आप माइन्यूटली देखते हैं, उनके दोनों एस्पेक्ट्स, ट्रू फॉल्स दोनों को। अगर कहीं पे कोई डिसीजन हो रहा है, लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा है, तो उसका ट्रू फॉल्स दोनों जो साइड्स हैं उन दोनों को कवर करना या एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज, या जो डिसीजन यहाँ पे आप ले रहे हैं कि अगर ये है तो फिर ऐसे हो, जो ऐसे हो और जो डिसीजन है वो फॉर एग्जांपल आप किस हद तक उनको कवर कर रहे हैं कि क्या वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसे हो, वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रहा कि नहीं हो रहा। टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? Test environment consists of elements that support test execution with software, hardware and network configured. Sometimes sometime तो नहीं, सभी दफ़ा यही होता है कि जब डेवलपमेंट होती है तो जो डेवलपमेंट टीम है वो सर्टन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ख़ास एनवायरनमेंट होता है, वो जो कि पहले पूरा प्रिपेयर होता है और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है तो डेफिनेटली आपको लोकल होस्ट और जो वेब सर्वर है दोनों एक ही मशीन पे आपको चाहिए, और वह उसके लिए आप डिफरेंट थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं, अपाची सर्वर या जैम्प वगैरह, इस तरह की जो डिफरेंट टूल्स आप यूज़ करते हैं ताकि आपका जो लैपटॉप या मशीन है आपकी वो एट ए टाइम आपका यूज़र भी यूज़र के तौर पे भी काम करेगा, यानी कि लोकल सिस्टम के तौर पे भी और सर्वर के तौर पे भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जब टेस्टिंग का टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या जो डेवलपर के पास एनवायरनमेंट था वो टेस्टर के पास भी एनवायरनमेंट है कि नहीं है। डेफिनेटली अगर ये चीज़ें टेस्टिंग वाले बंदे के पास नहीं हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट करेगा या इनपुट आउटपुट को देखेगा। तो टेस्ट एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली वो तैयारी है बेसिकली जिसमें टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, सॉफ्टवेयर हों, हार्डवेयर हों, नेटवर्किंग के हों, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल्स हों, कोई पैचेस, कुछ भी चीज़ चाहिए हों, वो तमाम चीज़ें क्या मौजूद हैं, क्या वो उसी तरीके से कन्फिगर्ड हैं जिस तरह डेवलपमेंट टीम जो है उन्होंने काम किया था। क्योंकि उस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और जो भी टेस्टिंग या टेस्ट केस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी तो फिर वो जो आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आएगी। वरना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डिलीवरेबल आप जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबली ना आए। रिप्रेजेंटेटिव एनवायरनमेंट क्या है जी? योर सॉफ्टवेयर शुड बी टेस्टेड इन एन एनवायरनमेंट दैट्स एज क्लोज टू योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एज पॉसिबल। अभी जो मैंने कहा कि जो टेस्टिंग का एनवायरनमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस सेंस में कि जिस तरह प्रोडक्शन यानी कि डेवलपमेंट या जो कोडिंग वाली जो टीम है जो बेसिकली उसको टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है, जो उनका एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेम सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, सिस्टम लाइब्रेरीज जो भी उन्होंने यूज की हैं वो टेस्टिंग टीम के पास भी होंगी। सेम रन टाइम इंजन्स, स्क्रिप्टिंग इंजन्स, जेडीके वर्जन्स और जो भी थर्ड पार्टी टूल्स, जो भी चीज़ें आपको सपोर्टिंग चाहिए होंगी वो तमाम किसकी तमाम जो है वो इस टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होंगी। तो फिर वो टेस्ट जो है वो एक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक रिजल्ट देगा। टेस्ट Tools from a software testing context can be defined as a product that support one or more test activities, right from planning, requirements, creating a build, test execution, defect logging and test analysis। जो complete process है इसमें अगर आप इन processes को automate करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई टूल यूज करते हैं तो वो टेस्ट टूल कहलाता है।
और टूल्स हैं वो बहुत तरह के हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं कि टेस्टिंग के लिए डिफरेंट तरह के जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं या इन प्रैक्टिस हैं वो कौन कौन से हैं। QA कंप्लीट, टेस्ट लिंक, सेफायर, वेब लोड, क्यू टेस्ट और इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मार्केट के अंदर यूज़ होती हैं। जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि टेस्ट टूल्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। कुछ जनरल सी टर्म्स हैं टेस्टिंग के हवाले से, जिनमें से पहली टर्म है रिव्यू। रिव्यू, इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, ये बाहर देखने में कदरे एक जैसी टर्म्स लगती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। In a review, also called a technical review, a work product is examined for defects by individuals other than the person who produced it. जिस बंदे ने कोई प्रोडक्ट को सर्विस बनाई है, उसके अलावा दूसरा बंदा अगर उसको चेक करता है तो इसको हम रिव्यू कह सकते हैं, और ये एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। A work product is any important deliverable created during the requirements, design, coding और testing phase of software development. और जो वर्क प्रोडक्ट है वो कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी डिलीवरेबल, कोई भी चीज़ आपने जो डिलीवर की है, चाहे वो SRS है, चाहे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, चाहे कोडिंग के फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी है या कोई टेस्ट प्लान है, वो तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके डिलीवरेबल्स हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हैं। और इनमें से किसी भी चीज़ को अगर कोई ऐसा बंदा जिसने उसको डेवलप नहीं किया वो उसको चेक करे, एनालाइज करे, तो ये फिर रिव्यू कहलाएगा। इंस्पेक्शन क्या है? एन इंस्पेक्शन इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप रिव्यू। ये ग्रुप रिव्यू की उससे भी एक मजीद या एनहेंस टेक्निकल टाइप है, जिसको हम फॉर्मल टाइप इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये उससे भी ज़्यादा जो है वो टेक्निकल टास्क है। रोल्स आर वेल डिफाइंड एंड द इंस्पेक्शन प्रोसेस इज प्रेस्क्राइब्ड एंड सिस्टमैटिक। इसमें जो बाकायदा रोल डिफाइन होते हैं कि कौन सा बंदा है जो कौन सा काम करेगा, और ये एक प्रोसेस जो है ये रिव्यू से भी ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीकाकार से होता है कि जिसमें बाकायदा आप तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्लान करके फिर करते हैं। वॉक थ्रूज क्या है? इन अ वॉक थ्रू द प्रोड्यूसर डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड आस्क्स फॉर कमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। These gatherings generally serve to inform participants about the product rather than correct it. इसमें होता क्या है वॉक थ्रू में कि जो प्रोड्यूसर है, जो डेवलपर है, जिसने कोई चीज़ प्रोडक्ट सर्विस बनाई है, वो पार्टिसिपेंट्स को उसका ओवरव्यू देता है या इंट्रोडक्शन देता है और उनसे उसके बारे में कमेंट्स मांगता है। और कमेंट्स जो हैं वो बेसिकली ये जो सेशन है जो इंट्रोडक्शन का और कमेंट्स का या फीडबैक का, ये बेसिकली इसका पर्पस होता है अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना, बल्कि जो उसका जैसे टेस्टिंग में होता है उसका मकसद उसको करेक्ट करना या उसमें से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर ठीक करना इसका मकसद नहीं है। इसका जस्ट एक फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल सा एक प्रोसेस है जिसमें जस्ट किसी भी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं या उसकी जो ओवरव्यू है वो दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को और जस्ट उसके कमेंट्स लिए जाते हैं उसके बारे में। इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल रिव्यू। फॉर्मल रिव्यू कौन सा होता है और इनफॉर्मल कौन सा होता है? इनफॉर्मल में पहली सबसे जो उसकी स्टेटमेंट है, कंडक्टेड ऑन एन एज नीडेड दैट आर इनफॉर्मल एजेंडा। ये इनफॉर्मल रिव्यू जो है इसकी कोई प्लान नहीं होता, जब कभी आपको जरूरत पड़े रिव्यू की और आप किसी भी प्रोसेस को किसी प्रोडक्ट को रिव्यू कर लें तो ये इनफॉर्मल है। जबकि फॉर्मल रिव्यू क्या है? कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच लाइफ साइकिल फेज दैट आर फॉर्मल एजेंडा। जब भी कोई फेज, कोई प्रोसेस, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसके बाद अगर आप उसको डिफाइंड तरीके से उसका रिव्यू करें तो फिर ये फॉर्मल रिव्यू कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने SRS डॉक्यूमेंट बनाया, रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं, तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद उसके एंड पे अगर उस सारे प्रोसेस को रिव्यू किया जाए तो ये एक पूरी फेज का जो डिलीवरेबल है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल रिव्यू है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन रहा है तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अगर साथ साथ आप ऐसे ही चेक कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिपेंसीज के लिए तो ये इनफॉर्मल रिव्यू है। लेकिन जब ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन जाए उसके बाद आप ग्रुप की सूरत में एक तयशुदा एजेंडे के तहत अगर उसको आप रिव्यू करते हैं तो फिर ये फॉर्मल रिव्यू है। द डेट एंड द टाइम ऑफ द एजेंडा फॉर द इनफॉर्मल रिव्यू विल नॉट बी एड्रेस्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान। अगर रिव्यू इनफॉर्मल रिव्यू है तो उसमें बाकायदा डेट टाइम जो है वो कोई मेंशन नहीं किया जाता, ये जब और जहां जरूरत पड़े ये रिव्यू किया जाता है। जबकि फॉर्मल में ये तमाम चीज़ें तय होती हैं। द एजेंडा फॉर द फॉर्मल रिव्यू मस्ट बी एड्रेस्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम मंथ के फर्स्ट जो मंडे आएगा
उसको हम जो भी काम हो गया उसको हम रिव्यू किया करेंगे और उसकी बकायदा रिपोर्ट बनेगी। जब आप ये डिसाइड कर लें टाइम और डेट वगैरह, तो फिर ये फॉर्मल जो है कॉन्टेक्स्ट उसमें चला जाएगा। द डेवलपर चूजेस अ रिव्यू पैनल एंड प्रोवाइड्स एंड और प्रेजेंट्स द मटेरियल टू बी रिव्यूड। जो डेवलपर है अगर वो खुद से चूज करे कि उसके काम को कौन चेक करे, एनालाइज करे, तो ये फिर इनफॉर्मल रिव्यू है। जबकि द acquirer of the software appoints the formal review panel or board who may make or affect a no-go decision to proceed to the next step of the life cycle। अगर जो क्लाइंट है या जो एक्वायरर है सॉफ्टवेयर जिसने हासिल करना है, वो अगर अपनी मर्जी से कोई टीम जो है अपॉइंट करे, कोई बोर्ड बनाए, कोई चंद एक्सपर्ट्स का पैनल बनाए और उसको वो रिव्यू करें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी काम को, और उसके बाद रिव्यू के बाद डिसाइड करें कि इसको फॉर एग्जांपल इसका आगे डिसीजन क्या है, इसको आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, प्रॉब्लम है क्या है। तो अगर इस तरीके से फॉर्मल तरीके से अगर कोई पैनल कर रहा है तो ये फिर फॉर्मल रिव्यू है। The material may be as informal as a computer listing or handwritten documents। जिसमें अगर आप ऐसे ही मिसाल के तौर पे कोई हाथ से को लिखी हुई डॉक्यूमेंट है या कंप्यूटर की कोई मिसाल के तौर पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर आप बाकायदा जो उसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं हर काम के लिए रिव्यू करने के लिए, अगर आप उनको फॉलो करें तो फिर ये फॉर्मल तरीकाकार बन जाएगा। जैसे रिक्वायरमेंट रिव्यू है, सॉफ्टवेयर प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है, सॉफ्टवेयर क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, सॉफ्टवेयर टेस्ट रेडीनेस रिव्यू। ये बाकायदा जो है ये अप्रूव्ड या एक जो फॉर एग्जांपल मेथड है या जो बाकायदा जो एक फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रक्शंस हैं अप्रूव्ड, उनके मुताबिक अगर आपको काम कर रहे हैं तो फिर ये फॉर्मल रिव्यू है। और आपको पता है कि ये जो अभी हमने टर्म्स डिस्कस की हैं, सॉफ्टवेयर प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू या फॉर एग्जांपल आप SRS का रिव्यू कर लें या रिक्वायरमेंट्स का कर लें, डिज़ाइन रिव्यू कर लें, तो ये तमाम चीज़ें जो है तमाम जो IT कंपनीज हैं उनके अंदर होती हैं। पीयर रिव्यू एक अनदर टर्म है जी, कि पीयर रिव्यू क्या होता है। Peer review is the evaluation of scientific or academic work conducted by the experts from the particular field। ये peer review की जो टर्म है ये आमतौर पे जो academic work है, लिखने पढ़ने का काम, रिसर्च वर्क, वहाँ पे ये टर्म ज़्यादा यूज होती है, जिसमें आप कुछ साइंटिफिकली या टेक्निकली किसी भी काम को एवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो उनके मुताबिक सजेशंस देते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप्स तक जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट, वो टूल, वो प्रोडक्ट जो है वो रिफाइन हो जाए। पीयर रिव्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं जी। सबसे पहले टाइप सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू जैसे सबसे जो 1 नंबर पिक्चर है टॉप पे, उसमें राइट पे अगर देखें तो 2 पिक्चर्स हैं, एक रिव्यूअर है और एक ऑथर है। ऑथर जो है वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब कि उसको नहीं पता कि मेरा काम कौन रिव्यू कर रहा है, जबकि रिव्यू करने वाले को पता है कि ये किस ऑथर का काम है। यह सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ऑथर्स डोंट नो हु द रिव्यूअर्स आर बट द रिव्यूअर्स आर अवेयर ऑफ द ऑथर्स आइडेंटिटी। जो जिस बंदे ने डेवलप की है चीज, उसको नहीं पता कि मेरी जो प्रोडक्ट है इसको कौन टेस्ट करेगा, चेक करेगा, ये रिव्यू करेगा। जबकि जो रिव्यू करने वाला है उसको पता होगा कि ये प्रोडक्ट किसने डेवलप की है या ये डॉक्यूमेंट किसका है। डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू दूसरी कैटेगरी। इसमें जो रिव्यूअर है और ऑथर है यानी कि डेवलपर, दोनों को नहीं पता कि ये काम किसका है। ऑथर को नहीं पता कि मेरा काम कौन रिव्यू कर रहा है और रिव्यूअर को नहीं पता कि ये काम किसका है। ये दूसरी कैटेगरी है। द जर्नल एडिटर डज नॉट रिवील द रिव्यूअर्स credentials to the authors and vice versa। ये होता ही है कि आप अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और अपने बॉस को सबमिट करा दिया और बॉस जो है वो आगे अपनी मर्जी से किसी को साइन कर दे और इससे कहे कि आप इसको रिव्यू करके दें। अब आपको नहीं पता कि बॉस ने आपका जो प्रोडक्ट है या आपका काम है वो किसको आगे भेजा है, और जिसको भेजा है उसको भी नहीं पता कि ये काम किसने डेवलप किया है। ये दरमियान में जो मिडल मैन है वो आपका बॉस हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो जर्नल जहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है उसका जो एडिटर है वो जानता है सिर्फ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसका है। तीसरी कैटेगरी ओपन पीयर रिव्यू।
ओपन पीयर रिव्यू क्या है जी, जिसमें अगर आप पिक्चर पे देखें तो दोनों ही जो ऑथर और जो रिव्यूअर्स हैं दोनों ही उनकी जो एक्सेस है वो ओपन है। द ऑथर्स एंड पीयर रिव्यूअर्स बोथ नो ईच अदर्स आइडेंटिटीज। ऑथर को भी रिव्यूअर का पता है, रिव्यूअर को भी ऑथर का पता है, और दोनों इस इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। दिस सिस्टम अलाउज द पीयर रिव्यूअर्स कमेंट्स एज वेल एज ऑथर्स रिस्पॉन्स टू द पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें दोनों की जो कमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। कोलैबोरेटिव पीयर रिव्यू, इसमें क्या है कि जो डेवलपर है, रिव्यूअर है, वो तमाम लोग जो है वो मिल के काम करते हैं कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर। दिस टाइप ऑफ पीयर रिव्यू अकर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म provided by the journal where authors and reviewers can discuss how the papers can be improved। इसमें जो मिडलमैन है वो आपका बॉस हो सकता है, वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करेगा। मिसाल के तौर पे एक मीटिंग का अरेंज करेगा, उसमें रिव्यूअर को और डेवलपर को दोनों को इकट्ठे बिठाएगा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा कि यहाँ पे बैठ के आप मिल के डिस्कस करके चीज़ों को रिफाइन करें। थर्ड पार्टी पीयर रिव्यू, authors get their manuscripts reviewed by an independent peer review service before they approach any journal। इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे डॉक्यूमेंट अपना काम सबमिट कराने से पहले किसी थर्ड पार्टी से अपने तौर पे काम को चेक करवाते हैं ताकि उसके अंदर कोई इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएं। पोस्ट पब्लिकेशन पीयर रिव्यू, छठी टाइप रिव्यू की, जिसमें जब कोई काम हो जाता है, मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट आपने एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करवाना था, वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद फिर पोस्ट पब्लिकेशन के मतलब पब्लिकेशन के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा और एक पैनल को उसके दिया जाएगा कि आप इसके बारे में कमेंट्स दें या इसके बारे में डिस्कशन करें। कैस्केडिंग पीयर रिव्यू, कैस्केडिंग पीयर रिव्यू में यह है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो किसी एक पब्लिशर के पास भेजा कि उसको पब्लिश कर दिया जाए। वो फील करते हैं कि ये उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है या इसमें कोई कमी पेशी है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक दूसरा जर्नल या दूसरी कंपनी जो है वो सजेस्ट करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट वहां भेज के उनके साथ पब्लिश करवा लें। और आमतौर पे ये जो सेकंड ऑप्शन दी जाती है उस बंदे को, बी जर्नल जो है वो, अगर आप इस तस्वीर में देखें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने अपना जो रिसर्च पेपर है वो ए जर्नल के अंदर भेजा, जबकि वहां से रिजेक्ट होने के बाद वो उसको सजेस्ट करते हैं आप बी जर्नल में भेज दें। बी जर्नल जो है वो आमतौर पे उसी पोर्टफोलियो का ही होगा या उससे मिलता जुलता उसी डोमेन का होगा जो कि उसको सजेस्ट किया जाएगा। तो जो भी कमी पेशी उसमें होगी वो उसको बताई जाएगी कि आपका जो पेपर है वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो जो डेवलपर है या राइटर है या ऑथर है वो उसको करेक्ट करने के बाद जो बी जर्नल है वहां पे भेज देगा। और इसका मतलब कि यहाँ पे फिर जो जहाँ पे उसने सबमिट कराया, ऐसी कंपनी जो ए जर्नल पब्लिश करती है उन्होंने उसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद जो प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई करके उस ऑथर को दी, उसने उसको फिक्स किया और फिर नेक्स्ट स्टेज पे ये दूसरे जर्नल में ये वो डॉक्यूमेंट चला गया। ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ टेस्टिंग या इससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं कि कैसे किसी चीज़ को टेस्ट किया जाए, उसमें से प्रॉब्लम्स फाइंड की जाएं, उसको एनालाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की। और रिव्यू में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कस किया, पीयर रिव्यू डिस्कस किया कि पीयर रिव्यू क्या है और कैसे किसी चीज़ को क्रिटिकली देखा जाता है, और फिर फर्दर उसकी कितनी कैटेगरीज हैं। तकरीबन 7 के करीब हमने कैटेगरीज देखी हैं कि जो पीयर रिव्यू है वो कैसे डिफरेंट मोड से, डिफरेंट मेथड्स के साथ गुजर सके। एक जो डॉक्यूमेंट है या एक किसी भी जो डेवलपर का काम है वो कैसे रिव्यू होता है। जो पीयर रिव्यू का काम है ये आमतौर पे आईटी इंडस्ट्री में नहीं, ये जो पब्लिशिंग का काम है, रिसर्च वर्क, वहाँ पे होता है। जबकि जो टेस्टिंग है वो स्पेसिफिकली जो है वो कंप्यूटर साइंसेज में या आईटी फील्ड के साथ मुंसलिक ये टर्म है, जिसमें एप्लीकेशन जो डेवलप हो जाती है, डेवलप होने के बाद वो बाकायदा एक प्रोसेस से गुजरती है, जिस प्रोसेस में देखा जाता है कि इसके अंदर कोई बग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये फीचर्स जो भी रिक्वायर्ड थे उनके साथ उनकी अकॉर्डेंस में है कि नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये टेस्टिंग कहलाता है। ये था ये आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको कोई इशू नहीं होगा। कोई हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, सेशन है, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।